प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से अभी भी मौजूद हैं। जंग का खतरा टल गया है या अभी बाकी है? एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। शिकस्त खुर्दा भारत इस वक्त क्या सोच रहा है? हजीमत और शर्मिंदगी उठाने वाला मोदी, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो जवाबी हमला करने का सोच रहे हैं या इस शर्मिंदगी को हजम करने की पोजीशन में हैं? मोदी इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में फंस गए हैं तज्ज़िया निगारों के बकौल के जहां पर अगर वो पाकिस्तान पर दोबारा कोई एडवेंचर करने का रिस्क लेते हैं और वैसा ही नतीजा निकलता है जैसे पहले निकला तो उस वक्त उस सूरत में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मोदी को आइंदा इंतखाबात में भी और वहां भारत में भी फेस करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो नहीं करता तो भी कांग्रेस आड़े हाथों ले रही है और तब भी इलेक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। अब से कोई 2-2.5 घंटे पहले से अब तक भारतीय मीडिया ने एक और शोर मचा रखा है और वो ये शोर मचाया हुआ है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान में मार दिया गया है या वो मारे गए हैं या वो उनकी हलाकत हो गई है। अब इसको पाकिस्तान में इसकी तस्दीक बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन भारत ने इसका एक शोर मचाया हुआ है पिछले 2-2.5 घंटे से। अब वो किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये एक अलग सवाल है। तो वो भारत को इस वक्त समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है बेशुमार चीज़ों में। अभिनंदन हीरो है या जीरो है? अभिनंदन को सैल्यूट पेश करना चाहिए, अवार्ड्स देने चाहिए या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए? तो ये कन्फ्यूजन भी भारत के अंदर मौजूद है और वो खामोशी जो अभिनंदन की तरफ से है उसको मीडिया का सामना नहीं करने दिया जा रहा और कहा जाता है कि उसको फोर्स किया जा रहा है अभिनंदन को पाकिस्तान में जो बयान दिया था उसके मुखालिफ बयान देने में या उस बयान से मुकर जाने में। तो ये सब सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से और बड़े ख़ास मेहमान आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, बस कुर्सी पर बैठना बाकी है। इरशाद भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। आमिर साहब, जंग का खतरा बाकी है या टल गया है? हम वी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी ये बिल्कुल अभी क्राइसिस इज स्टिल देयर, क्योंकि वहाँ पे एक मसला भारत के साथ ये आ गया है कि भारत के मफाद और मोदी साहब के मफाद थोड़े से फ़र्क हो गए हैं। इंडिया में ट्रेडिशनल ये रहा हुआ है कि उनके यहाँ, बल्कि हम बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि उनका जो मीडिया है वो हिस्टोरिकली वो बहुत ज़्यादा अपनी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करता है। इसका हम सब लोगों को, दोस्तों को शिकायत भी रहती थी। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल वाशिंगटन में काफ़ी साल मैंने काम किया तो हम अक्सर उनसे मजाक करते थे, अपने जो इंडिया के कोलीग्स थे, कि आप लोग जो है कभी कन्फ्रंट ही नहीं करते, आपको जो फॉरेन ऑफिस की लाइन आ जाती है बिल्कुल उसके मुताबिक ही चलते हैं। तो वो हमें मजाक करते थे कि आपकी रीजंस हैं अपने इस्टेब्लिशमैंट से या फॉरेन ऑफिस से लड़ाई करने के, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा हुआ है। तो वो एक हिस्टोरिकल वाक़यात कुछ हद तक ठीक भी था, मगर उनके यहाँ ये एक आदत है कि एक उनकी जो फॉरेन ऑफिस की लाइन होती है बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का एक रवाज नहीं है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये आई हुई है क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन टाइम है और एक मोदी साहब तबका है जो मोदी साहब के साथ है, एक तबका है जो मोदी साहब का मुखालिफ है। तो वो जो मुखालिफ तबका है वो इनकी सियासत को एक सियासत की निगाह से देख रहा है, इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। एक तो वैसे ही जो है जो इस वक्त इंडिया का मफाद है वो तो हो ही होगा, मगर क्योंकि इस वक्त मोदी साहब को अपना मफाद ज़्यादा मुकद्दम है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के बाद उनकी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन जीतें और वो बड़े डेस्परेट हैं। उससे पहले उनके साथ 2-3 दफ़ा ये जो सारा पुलवामा का जो बनाया था वो बैकफायर कर गया, फिर ये बहुत बुरे तरीके से बैकफायर किया है। फिर इसके अंदर जो हैंडलिंग हुई है उनकी के अभिनंदन के सिलसिले में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ना सिर्फ कि एक उनको काफ़ी सारे थप्पड़ रसीद किए, मगर एक जो क्लास दिखाई गई उसकी हैंडलिंग की पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि अभिनंदन को जिस तरीके से छोड़ा गया। फिर ये है कि हमने ये जो उनके जहाज़ गिराए हमने क्रोइंग नहीं की। क्रो करना होता है कि आप कौवे की तरह काएं करें। एक जो शाहीन का शिकार होता है, शाहीन शिकार करता है अपने ऊपर से बैठ के खाता भी है और देखता भी है। कौवा जब शिकार करता है तो वो शिकार से ज़्यादा काएं में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो ये काएं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा की और हमने बड़े स्टाइल से जंग की ये वाली स्टेज जीती भी और उसके बाद बड़े स्टाइल से जीती भी और जंग को टाला भी।
फिर एक इखलाकी तौर पे अपने आप को ऊपर रख के अभिनंदन को छोड़ भी दिया, जिसको पूरी दुनिया भर में सराहा गया। इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा तारीफ लोगों ने की। इंटरनेशनली पहली दफ़ा पाकिस्तान पे फोकस बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को मुस्बत किस्म के पाकिस्तान के मुतालिक बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर कलमात आए और इमरान खान नोटिस हुए एज अ लीडर। इससे पहले इमरान खान को कभी सीरियसली उस तरीके से नहीं लिया गया था, यही ख्याल था क्रिकेटर के तौर पे, क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन का था। अभी उनको एज अ सियासतदान, एज अ पॉलिटिकल लीडर के तौर पे पहली दफ़ा दुनिया भर में सीरियसली लिया गया। और इस सारे उसके अंदर जिस पॉइज स्टाइल के साथ उन्होंने और पाकिस्तानी लीडरशिप ने हैंडल किया, तो हमने बड़ी एक वो प्रॉब्लम है मोदी साहब के लिए, इलेक्शन के लिए है कि वो उनको हर सूरत में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे फील गुड फैक्टर आए, जिससे लगे कि जनाब, और कम बैक करें उनकी क्योंकि सारी वैसे भी एक स्टाइल भी था कि 36 सीट की मेरी छाती है और हमने बीजेपी है और हमने इंडिया को वो वाली उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वो हुई है। एक तो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, मोदी साहब की पॉलिटिक्स, ऊपर से इलेक्शन का मौका, एन इलेक्शन के मौके पे उनका जो सारा एक प्लैंक रहा होता है एग्रेशन का, वो उसके नीचे से यूं करके गुब्बारे में से ना हवा निकाल दिया। अब उन्हें 1.5 महीना रह गया, इस 1.5 महीने में हवा कैसे मारनी है, इसलिए डेस्परेशन है। सो इसलिए क्राइसिस खत्म नहीं है, अभी वो केपेबल हैं कि बोंगी मारने की या किसी किस्म का जारहाना हरकत करने की। सो इसलिए हमें जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, ये बड़े मुहतात होके रहना है। अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी किस्म का कि रिलैक्स करें। राइट। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हमने एग्रेशन देखा इंडियन मीडिया में, वो मोदी के हक में शायद नहीं था, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट की वजह से जो हमेशा हमें इंडियन मीडिया में नजर आता है। तो उसको हम यूं तो नरेट नहीं कर सकते ना कि उसने मोदी को सपोर्ट किया, बल्कि वो एंटी पाकिस्तानी है। तो मोदी जो है वो एक सख्त टेंशन और ट्रबल में है। अब जरा सा जब सांस बहाल होगा मीडिया का भी, तो वो मीडिया भी जाके मोदी को ही मुर्दे इल्जाम ठहराएगा। अभी तो वो पाकिस्तान की मुखालफत में लगे हुए हैं, तो सख्त मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा मोदी को वो क्या करें। वही मुकाबल प्रोग्राम में रऊफ क्लास साहब कहते होते हैं आमिर साहब को कि आपने बड़ा एक जामे किस्म का दे दिया, और फिर इससे अगेंस्ट चले जाते हैं। यानी उनकी खूबसूरती ये बड़ा जामे आप भी ऐसे इरादा रखते हैं। और आमिर साहब आप हमारे उस्ताद हैं, आपने 35 साल की वो की है और हमने आपसे सीखा है, लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं तो खराब होता है। और फिर ये गुड कैप और बैड कैप, और ये पता है ये जो अभिनंदन वाला था एज ए प्रोग्राम, रऊफ क्लासा साहब ने कहा था कि भाई इसको छोड़ना चाहिए। यानी वो उस वक्त बड़ी एक अनपॉपुलर वॉइस थी कि भाई इसको छोड़ना चाहिए, इसको निकालना चाहिए, क्योंकि हम तो उस वक्त ये रऊफ क्लासा का क्रेडिट है कि सबसे ज्यादा उन्होंने सुजेस्ट किया था, और वाकई उस वक्त अनपॉपुलर था ये बात करना। उन्होंने कहा यार ये क्या इस वक्त, अभी तो पकड़ा है, लोग तो अभी मजा लेना शुरू हुए थे उस वक्त, ये बात करना लोग समझ रहे थे कि कुलभूषण की तरह इसे रखना चाहिए। यानी हम तो वो घरनाता वाले हैं ना, घरनाता फातेह घरनाता, नसीम इजाजी, और तलवार टूट गई, और इस वक्त तो बड़े जज्बात थे। तो वो उस वक्त मैंने सुना, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने कहा बंद करूं इसको, लेकिन फिर सेंस बड़ा बचा, लेकिन अच्छा हुआ। और ये मेरे ख्याल से एक जो हम आमिर भाई बात कर रहे थे, मोदी साहब की इस पूरे टेंशन में एक मेहरबानी है, वो इमरान खान को लीडर बना गए। यानी ये उनका बड़ा क्रेडिट है हमें इस पीटीआई को, और हमेशा इनकी अर्थी उतारनी चाहिए जब ये हार जाएंगे इलेक्शन अल्लाह के फजल से, तो ये इनकी अर्थी उतारनी चाहिए कि इमरान खान साहब को कि आपकी मेहरबानी, आपने मुझे लीडर बनाया और वो कर गए। तीसरी बात ये है कि ये जो आमिर भाई कह रहे थे मोहतात, ये ऐसे मोहतात नहीं है, ये मैसेज कन्वे हुआ है। जब आपके वो DGISPR, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 तकरीरें इमरान खान की और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आसिफ गफूर साहब की, ये कमाल की, यानी बड़ी ब्रीफ। हमारा ये है नहीं, हमारा ये नहीं है एटीट्यूड, हमारा ये हम सारी उम्र कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इतनी मैच्योर तकरीर करे, नहीं हमारा सारे हम जो कुछ भारत कर रहा है वो हम किया करते थे, किस कौम को ललकारा है और फिर तवे बांध के सारे उधर चले गए। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि हमने 10-15 साल रोज पलवामे देखे, रोज हमने भुगते, रोज उठाई लाशें उठाई, रोज रोए, रोज इस करब से गुजरे, तो इस मर्तबा हम जरा थोड़े से थे, यानी वो अभी तक बिहेव कर रहे हैं। तो वो यानी वो पाक फौज ने जो वो उन्होंने वो 3 कहा था ना कि ये टारगेट थे, टारगेट लॉक करके और टारगेट्स को छेड़ा नहीं। एक दूसरा, जब रात को वो इमरान खान ने मिसाइल का कहा था, उसके जवाब में जिस हमने अपने बाहर के दोस्त के जरिए से मैसेज कन्वे करवाया था कि ये भी हो सकता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से, और फिर अल्लाह का जो सबसे बड़ा फजल ये तैयारों वाला हुआ, ये अभिनंदन वाला हुआ, ये जो इसके बाद मेरे ख्याल से
जंग नहीं हो, मेरा ख्याल, मैं तो इसका ऑप्शन भी नहीं लूँगा अगर खुदा न खास्ता, और लेकिन जंग नहीं होगी, मगर कुछ भी ये कशीदगी बरकरार रखेगा नरेंद्र मोदी। वो पुलवामा से वाघा बॉर्डर LOC पर, हाँ, वो पुलवामा से वाघा बॉर्डर तक और अभिनंदन से शाकरुल्ला तक वो बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, यानी वो सारा कुछ हवा नहीं। और अब शर्मिंदगी और हज़ीमत उठाना पड़ रहा है। उनके अपने लोग हैं, वो उतार रहे हैं। और अब वो जनरल जोशी का मैं आज देख रहा था, उसका मजाक उड़ा रहे थे अवाम के, तो वो सारी उम्र क्या लड़ा है, अब हमें भी लड़ाना चाहता है। यानी लोग बोलने लग गए। पाकिस्तान पता है टॉप ट्रेंड बन गया कि भारत की सबसे बदतरीन क़यादत, ये बड़ा होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है, यानी हमारा उनका नॉन दुश्मन और हमारा भारत, उसके अगेंस्ट वो बात कर रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुम गलत कह रहे हो। अच्छा जनरल साहब, ये जंग का खतरा जो बुनियादी सवाल था, कि आपके ख्याल में बाकी है, टल गया है, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं? मोदी के माइंड में क्या चल रहा होगा? इलेक्शन भी उसने लड़ना है, और अगर वो ऐसी सूरत में इलेक्शन में चल जाते हैं तो फ्लॉप हैं, और अगर कोई और एडवेंचर करने का सोचते हैं और उसके नतीजे में फिर ऐसे कोई रिजल्ट निकलता है तो फिर तो बिल्कुल सियासत खत्म है। तो आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए दुश्मन से? देखिए, मेरे ख्याल में इंडिया जो है अभी भी अपनी पॉलिसी तो बरकरार रखेगा। पाकिस्तान के साथ बड़े ख़राब ताल्लुक़ात हैं, दबाव जो है वो मुसलसल पाकिस्तान पर रखेगा किसी सूरत में, हर जहाँ तक उसके लिए मुमकिन हो सके। एक तो ये है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा, हालांकि उसमें बड़ी उसको नाकामी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो कोशिश है वो तो बरकरार रहेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि उसका ये भी बड़ा कलीदी मकसद है कि किसी न किसी सूरत से पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी हालत को ख़राब किया जाए। और वो मेरे ख़्याल में वो भी एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसी ही मुश्किलात से गुज़र रहा है इक़्तिसादी और माशी हालात से, तो उसका एक ये भी एक बड़ा फोकस रहेगा कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। तो पाकिस्तान को इस मामले में भी बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इसका पूरा इल्म है। लेकिन फिर भी जिस किस्म से इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, और आपको पता है पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात इससे पहले भी, आई मीन ये वाक़े से पहले भी मुश्किलात से गुज़र रहा था, माशी मुश्किलात से, लेकिन अब जो हैं वो और बढ़ गई हैं इस जारहाना कार्रवाई की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका ये भी फोकस होगा कि पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात जो हैं इक़्तिसादी और माशी मामलात में भी पैदा किए जाएँ। इसके साथ साथ ये तवक्को करना कि कश्मीर का जब इलेक्शंस हो जाएं, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं गलती से सही इंडिया जो भी चाहेगा वो तो ऑफ कोर्स उनके अवाम की मर्ज़ी है, जो भी आएगा पावर में, और अगर मोदी साहब आए तो और मुश्किलात पाकिस्तान के लिए वहीं रहेंगी जैसे इस वक्त। वैसे तो इम्कान कम नज़र आ रहा है उनके दोबारा आने का। इन हालात में इलेक्शन में वो जाते हैं, समझता कि कोई खास तब्दीली आएगी। आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे आमिर साहब, इकोनॉमी का तो यह है कि एक अगर जंग की सूरत में एक गोली भी फायर नहीं होती और सिर्फ आपको फोर्सेस को मोबिलाइज ही करना पड़ जाए और आपको इन प्लेस करनी पड़ जाए अपनी इक्विपमेंट्स और चीज़ें, तो उसी में का इकोनॉमी पर बड़ा इफेक्ट आता है। और ये जब इंडिया ने एडवेंचर किया तो अगले दिन उनके 500 पॉइंट उनकी मार्केट गिरी है, तो इफेक्ट तो आ रहा है दोनों कंट्रीज़ पर। नहीं, बड़ा फ़र्क है उनके इफेक्ट आने में हमारे आने पे। वो उनकी इकोनॉमिक बेस बहुत हमारे मुकाबले में स्ट्रांग है, उनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा उनके पास पड़े हुए हैं। हमारे लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे पास रूम टू मनूवर कम है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो हमारा है, वी स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी हमारी जो रिज़र्व्स हैं वो हमें $8 अरब जो है अभी भी शॉर्टफॉल है, अभी देना है। अभी हम IMF से ले रहे हैं और हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो $8-10 अरब पे आ गए हैं, जो कि 2-3 हफ्ते की ऑयल की ख़र्चा आ जाता है। और हम बग़ैर जंग के और सूरत हाल के ही एक क्राइसिस मोड में अभी हैं और हमें काफ़ी महीने लग जाएंगे। और सिर्फ अगर एक्टिव जंग नहीं भी होती, सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ अगर इंडिया एक
टेंशन ही बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारी ग्रोथ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को फ़र्क उससे अगर पड़ता है, या अभी भी इंटरनेशनली हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा भी रखता है, इवन उसका भी इम्पैक्ट हमारे लिए। इसलिए हमें डबल ट्रिपल जो है ना ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडिया के मुकाबले में इकनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कमज़ोर है और हम इस वक्त भी कर्ज़ों पे हैं, पहली बात। मगर लकीली हमारे लिए ये है कि इंडिया, जो मैं आगे बात कर रहा था कि इंडिया में पहली दफ़ा इसलिए थोड़ा सा ऑल्टरनेट व्यू भी नज़र आना शुरू हुआ है, वरना उनके यहाँ तो वैसे ही वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट की और फॉरेन ऑफिस की लाइन टो करते हैं। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक उसके अंदर जितनी मर्जी अपोजिशन करें, मगर इंटरनेशनल के अंदर उनके यहाँ डिसेंट नहीं इतनी ज़्यादा पाई जाती। और ख़ास तौर पे जंग की सूरत हाल में तो वो टोटली एक हो जाते हैं, और वो पिछले 5-10 साल में वैसे ही उनका बहुत एग्रेसिव मीडिया और एंटी पाकिस्तान मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर अभी थोड़ा सा जो मुतबादल व्यू नज़र आना शुरू है, वो उसकी प्राइमरी वजह इलेक्शन है कि इलेक्शन के मौके पे जो उनकी मुखालिफ पार्टीज़ हैं उनको नज़र आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये अपनी सियासत भी चमकाना चाह रहे हैं, इलेक्शन भी जीतना चाह रहे हैं, इस वजह से उनकी मुखालफत हो रही है। दूसरा, उनकी अपनी पार्टी में एक थोड़ा सा लोग शक कर रहे हैं कि जनाब ये अपने इलेक्शन की वजह से ये ना हो कि इंडिया को इस तरह की डेस्परेशन कोई एक्ट करें जिस तरह का ये जो पहला था, ये एक डेस्परेट, पुलवामा के जवाब में जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक अपनी तरफ से की गई थी, वो एक डेस्परेट एक्शन था। तो अभी उनकी डेस्परेशन बढ़ गई है, सो इसलिए उनके यहाँ भी लोग मीडिया में, पॉलिटिक्स के अंदर वो एक डर गए हैं, एक तबका, कि जनाब ये कोई मजीद इंडिया के लिए शर्मिंदगी ना करवा दें। और शर्मिंदगी से ज़्यादा, एक बहरहाल हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। अगर ये बढ़ती है, हम खास तौर पे क्योंकि कन्वेंशन आर्म्स में हम थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा इंडिया से पीछे हैं, सो जो ही अगर ये क्राइसिस खुदा न खास्ता बढ़ता है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम नॉन कन्वेंशनल चीज़ों पे ही रिलाई करेंगे, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस उस पर ज़्यादा है। सो ये एक बड़ा खतरनाक मोड है। इंडिया के यहाँ भी ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जनाब ये ब्रिंकमैनशिप खेलेंगे, इसके अंदर खतरात लाहक हैं। बल्कि बिल्कुल ठीक है सर, मैं एक ब्रेक ले लूँ। बल्कि कल हम तफसील से जिक्र कर रहे थे अरुंधति रॉय की उस आर्टिकल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इस्टेब्लिश कर दिया है खुद मोदी ने और उनकी पॉलिसीज़ ने कि कश्मीर जो है वो एक ऐसा जोन है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियर जंग हो सकती है। तो ये बड़ा ख़तरनाक एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है मोदी की पॉलिसीज़ की वजह से। और फिर वहाँ पर जितने भी जो सेन वॉइसेस हैं, समझदार अजहान हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि मोदी ने इंडिया को बहुत पीछे धकेल दिया है और जंग के दहाने पर लाकर नुकसान पहुँचाया है। इस पर कुछ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक ले लें, फिर जनरल साहब के पास और भट्टी साहब आपका व्यू लेते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। So what are the options that you think are there on the plate for them? या सिर्फ LOC पर वो जो फायरिंग कर रहे हैं उसी से अपना वो तसल्ली करेंगे? जी, मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त में वो मिलिट्री ऑप्शन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मिलिट्री प्रेशर ज़रूर रखेंगे। इसमें बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि देखिए इस ऐसे मौके पर जब इलेक्शंस भी होने वाले हैं, फिर मोदी साहब का जो प्रिंसिपल वो रहा है कि हम अपने इंडिया की इक़्तिसादी और माशी हालत को बेहतर करने में वो एक पार्टी जो है एक किरदार अदा किया है। हालांकि दूसरे मामलात में, सियासी मामलात में, मुसलमानों को कुचलने में वो तमाम बहुत ही मनफी किरदार अदा किया, लेकिन इक़्तिसादी और माशी हालत इंडिया की जो है वो बहुत बेहतर की है उन्होंने, उनकी हुकूमत ने। तो ये हरगिज़ वो मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में अब वो जंग की तरफ या कोई ऐसे हालात पैदा करें जिससे कि उनकी इक़्तिसादी और माशी हालत पर मनफी असरात हों। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान पर प्रेशर रखेंगे और वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बदनाम हर फोरम पे करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान जाहिर है इसके लिए पूरी तौर से तैयार है। लेकिन ये समझना कि अब जंग जो है वो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई
पॉसिबिलिटी है। खैर ये तो पाकिस्तान तो हर तरीक़े से तैयार है, लेकिन लगता नहीं है कि इसके ऊपर उनकी ज़्यादा ज़ोर होगा। ज़्यादातर ज़ोर ये होगा कि पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि तनहा किया जाए, आइसोलेट किया जाए, दूसरे ममालिक के साथ ताउन करके पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए और ये एक शोर मचाया जाए कि इनके पास जो लश्कर जंगवी हैं और दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सपोजिडली वो उनको पाकिस्तान जो है पालता है वगैरह करके बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो मेरे ख्याल में ये थ्रस्ट होगा उनका। सही है, लेकिन आप मेरे ख्याल देखिए मोदी साहब का यही तो प्रॉब्लम है कि वो फेल हुए हैं जितने भी इंतखाबी वादे उन्होंने किए थे। इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो सारा कुछ है, नो डाउट वो जिस पे आए थे सनशाइन इंडिया और वो जो गुजरात मॉडल और फलाना यानी 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, दावे उनके भी हमारी तरह थे पीटीआई तब्दीली वाले, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा नहीं, 100 शहर जदीद बनाऊंगा नहीं, इनकम टैक्स वो जो देंगे उनके 15 लाख अकाउंट्स में जमा कराऊंगा नहीं, गंगा साफ करूंगा नहीं, अब गंगा अभी तक मैली है। तो ये इसके अलावा वो क्या उसको कहते हैं कि वो अपने जो सिर्फ अपने अंदर वो जो नोट तब्दीली और बाकी सारा वो बहुत फेलियर है। और आज डिस्कशन हो रही थी, यानी ये जो अभी इंडिया टुडे की मैं आज डिस्कशन देख रहा था उसमें सारे सियासतदान कह रहे थे कि मोदी साहब ने किया क्या है। यानी वो कह रहे थे कि आप पुलवामा क्यों करना पड़ा, बालाकोट क्यों करना पड़ा, ये एलओसी पे क्यों करना पड़ रहा है, ये इलेक्शंस वो जो उनकी पहली हुई उन्होंने कहा कि 150 फौजी मारे, 150 तक फौजी मारे, फौजियों पे हमारी कौम असास है, इसके अलावा इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? आज 170 सीटें वो दे रहे हैं उधर उनको मोदी साहब को 300 सीटों में, तो वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जीत सकते, क्योंकि डिलीवर नहीं किया। सही है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ इंडिया से जरा 2-3 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले तो वहाँ इंडियन मीडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि मसूद अजहर जो हैं उनको मार दिया गया है या वो मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। ये हमारे यहाँ तो ऐसी कोई खबर नहीं है, कहाँ से आई है और क्या इसकी तफसीलात आपके यहाँ हैं मीडिया में? जी हाँ, ये अफवाह उड़ी थी और मेरे ख्याल से अभी कोई मीडिया हाउस नहीं चला रहा है। ये बीच में अफवाह बैकआउट कर गए ये। हेलो जी हाँ, ये अफवाह पाकिस्तान से उड़ी थी और आपके एक शहरी हैं तारिक फतेह साहब, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, मेरे ख्याल से वहां से भारत में रहते हैं सर, भारत में रहते हैं और पाकिस्तान को काफी सुनाते रहते हैं। आपके पास तस्नीमा नौरीन, तारिक फतेह, अल्हम्दुलिल्लाह अदनान समी, आपने काफी लोगों को रखा हुआ है। आप भी आए, आपको भी पाल लेंगे वो सर तो मैं, और यही ऑफर आपके लिए तशरीफ लाएं, आप भी आए, मैं आपको डबल पालूंगा। अच्छा नहीं, लेकिन वो किसी एक शख्स के कहने पर पूरे मीडिया ने वहां तूफान खड़ा कर दिया सर। वो एक जर्नलिज्म में एक वो चीज होती है कि आप वेरीफाई कर लें किसी न्यूज को तो और फिर बैकआउट कर गए। तो ये पिछले 1-2 हफ्ते से मीडिया यही कर रहा है सर, बगैर तस्दीक के खबरें चलाता है कि 300 बंदे पाकिस्तान में हमला करके मार दिए, फिर बैकआउट करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको भी हकीकत पता है, हमें भी हकीकत पता है और हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ते। और ये पुरानी रिवायत रही है पाकिस्तान की कि जो भी आपके फौजी जाँ बहक होते हैं हिंदुस्तानियों की गोलियों से, उनको तस्लीम नहीं करते। अभी F-16 का तैयारा गिरा और सर वो कौन सा F-16? आपके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो F-16 नहीं है, MiG-21 है। आपके एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने बनाया है उनके एक्सपर्ट्स की जो है वो उस पर रिपोर्ट्स आ गई हैं। छोड़ दीजिए, इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। चले आप इस पे मत बहस कीजिए, लेकिन खैर साहब एक और चीज जो आप 150-200 लोगों को मारने की करते हैं, कोई एक यहाँ पर लाश हमने गिराया या पायलट, वो हम सबूत यहाँ मिल जाते हैं ना, वो तो आप कुछ भी नहीं दिखा सके। कोई एक बंदा तो होता है, 150-200 लोग अगर मरे हैं तो किसी एक की लाश सामने आई होती। ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, किसी भी तंजीम के किसी कारकुनों को या उनके मुजाहिदों को सो कॉल्ड नहीं मारा गया। मैं आपका ध्यान जनाब कारगिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मुशर्रफ साहब ने कहा कि हमारे फौजियों ने नहीं, मुजाहिदीनों ने पहाड़ कब्जे करे। जब आपको मुंह की खानी पड़ी, फिर बाद में हुआ कि ये कर्नल साहब हमारे वो दरख्तों का क्या बनेगा जो आपने दरख्त हमारे 25 गिरा दिए बेचारे, उनका क्या, उन्होंने क्या कसूर किया था आपका? ये जो पाकिस्तानी NLI के सोल्जर्स जो पड़े हुए थे जमीनों पर, उनको हिंदुस्तान की फौज ने। सर रात को आपने कैसे गिन लिया? रात की तारीकी में 90 सेकंड में आपके 350 हैं। कोई टेक्नोलॉजी हमें भी बताएं सर।
तो ये तो आपका कैरेक्टर है, तो मैं इस डिटेल में नहीं, अच्छा करना साहब, लास्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन, जो ये 300 का आंकड़ा है ये आपको अपने आप, चलें लेट्स नॉट गो इनटू दीज डिटेल्स सर, आप आंकड़े गिनते जाइएगा, आप आंकड़े गिनते रहिएगा। अच्छा मैं एक जन करना साहब, मुझे आखिरी क्वेश्चन, 80 90 पूरा 100, आखिरी क्वेश्चन और पॉलिटिकल क्वेश्चन, आप इस सारा ये जो खेल खेला गया, एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने बड़े तदब्बुर के साथ उसका जवाब दिया कि एस्केलेट नहीं किया उसे, आपके ख्याल में इसका मोदी साहब को इलेक्शंस में क्या नुकसान या फायदा होने जा रहा है? आप और मोदी को जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रही है वो दुरुस्त है आपके ख्याल में? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? और दूसरी पायलट की बेगम ने भी कहा है, दूसरी पायलट की बेगम ने कि जो फेस वॉरियर हैं वो जरा मुहाज पे जाएं, तो प्लीज उनको भेजें अपने को जो वार रूम्स में बैठे हैं। चलिए, आपका बयान खत्म हो गया, अब मेरी बात सुनिए। सर हाँ, तो अभी जंग खत्म नहीं हुई है, एक जंग जारी है। जंग हमारी दहशतगर्दों से है, हमारी जंग ना पाकिस्तानी अवाम से है ना पाकिस्तानी फौज से है, हमारी जंग सिर्फ दहशतगर्दों से है। चले वो पॉलिटिकल क्वेश्चन सर, टाइम हमारे पास कम है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, वो मुझे बता दीजिएगा मोदी साहब क्या फेस करने वाले हैं इस सारे एडवेंचर पर? जारी है और मोदी साहब की बल्ले बल्ले है। मोदी साहब दोबारा प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। ये तो इस पर तो जो आपको इंडिया में भी सुनना होगा वो भी ऐसे ही लाफ्टर देगा जैसे हमने लाफ्टर दिया। सर आप खुश रहे, आज सारा दिन मैं नहीं हंसा था, आपने ऐसा जोक सुनाया, खुश कर दिया आपको। चले सर, न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, जरा ज़हन में रखिएगा। बहुत शुक्रिया करण साहब शिरकत करने के लिए। एनीवे ये सर ये तो अप्रोच है अभी आमिर साहब, ये हम इनको वैसे हमने लिया था कि थोड़ा सा सीनियर और संजीदा आदमी है। नहीं बार मैं इसी उसमें नहीं पढ़ा कि ये एक बहुत ही, क्योंकि संजीदा मामला है, पाकिस्तान और इंडिया का दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो ये जो हमारे मीडिया में टिट फॉर टैट शुरू हो जाता है तो कम से कम हमें नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ से अगर ये होता भी है और उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ये उनकी कमज़ोरी है और उनकी खामी है मैं समझता हूँ। तो हमें कम से कम उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए कि सिंपली उनको बुला लें और एक बड़े गैर संजीदा अंदाज से इसको किया जाए। ये बहुत ही संजीदा मामला है। तो और ये बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि अभी जो है जनरल साहब का भी ऑप्टिमिज़म अपनी जगह के उनको जो नुकसान उठाने पड़े उसकी दफ़ा उसके बाद वो बड़े केयरफुल होंगे, मगर फिर भी हमें कॉम्प्लेसेंसी के हमारे भी रीजंस नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी जो मोदी साहब हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में इतने रैशनली उनको नहीं देखा जा सकता। जो जनरल साहब कह रहे हैं बात, वो इन अ वेरी रैशनल एनवायरनमेंट बात कर रहे हैं, पर यहाँ एक थोड़ी सी इरैशनल पर्सनैलिटी हैं जिसके बड़े रैशनल रीजंस हैं डोमेस्टिकली अपने इलेक्शन जीतने के, और उसके लिए डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। तो डेस्परेशन सिचुएशंस में डेस्परेट आदमी अगर हो तो वो डेस्परेशन का एक्ट भी उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा होना चाहिए जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं। पर मैं समझता हूँ जब तक इलेक्शन है, आप देखें ना उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना एयर चीफ वो जो है फारिग कर दिया, और इस वक्त स्टेटस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को ये एजेंडा दे के भेजा हुआ है कि आप लोग जाएं, सर जोड़ें और ऑप्शंस लेके आए कि हमारे पास क्या किया जाए। सो भी उनके यहाँ ये फैसला होना है। ऑफ कोर्स ग्राउंड सिचुएशन देखें तो बड़ा मुश्किल लगता है, और जनरल साहब से मैं एग्री करता हूँ रैशनली है, पर यहाँ पे एक बड़ी थोड़ी सी रैशनैलिटी से ज़्यादा एक इरैशनल थिंकिंग और इरैशनल लोग भी मौजूद है। जनरल साहब से इस पर मैं चाहूँगा ओपिनियन ले लें। बिल्कुल सही है, एक ब्रेक ले लेते हैं, पहले एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। हालत ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 3 घंटे से वहाँ पर शोर मचा हुआ था। आप एक शहरी हैं, उन्होंने खबर दी थी कि मसूद अजहर मारे गए हैं और अब वो पूरा मीडिया बैकआउट कर गया है। तो ये पैनिक है, शायद डेस्परेशन है वहाँ पर मीडिया में या आवाम में, या पैनिक और डेस्परेशन का इजहार किया जा रहा है, फैलाई जा रही है, क्या है ये तो भारतीय मीडिया बेहतर जानता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनरल साहब, एक तो अभी हम कर्नल धनवीर सिंह की बात सुन रहे थे, वो कहते हैं कि मोदी दोबारा आएगा भारी मैंडेट के साथ और पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। खैर वो तो एक मजाकिया सा जुमला है, हमने उसको उसी तरह से सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये जो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस भी उसका एडवांटेज ले रही है। और फिर मैं आपको एक 30 सेकंड की एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें कुछ लोगों से हलफ या शपथ लिया जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये सुनिएगा, फिर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि वहां पर बीजेपी को या मोदी को सपोर्ट मिल रही होगी या उनकी मुखालफत में जा रहा होगा। देखिएगा जरा जी। तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 लोगों को मैं इस तरह की शपथ के लिए प्रेरित करूंगा। अच्छा, अब इस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं जज साहब। और एक आमिर साहब ने भी सवाल किया था आपसे कि आपकी ऑप्टिमिज्म जो है कि मोदी जो है वो शायद दोबारा कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं आएंगे या वो नहीं उसको करेंगे, तो आपकी किस बुनियाद पर? आदमी की एक डेस्परेट सिचुएशन में उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं आप? हाँ जी जज साहब जी, देखिए बात यह है कि वो अपने जो मफादात हैं वो देखेंगे और उनकी क्या तरजीहात हैं। इस वक्त उनकी तरजीह ये है, सबसे अव्वल तरजीहात में ये है कि वो इलेक्शंस किसी तरीके से जीतें। एक तो ये है। दूसरी ये है कि किस तरीके से कश्मीर का मामला जो है उस पर पर्दा डाला जाए और ये एक तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो असल में कश्मीर में गड़बड़ करा रहा है। इसके अगर देखिए जंग होती है या हालात ख़राब होते हैं इस खत्ते में, तो उसका जो सारा प्रोग्राम है कि इक़्तिसादी और माशी हालत इंडिया की बेहतर हो, जिसके लिए उसको क्रेडिट कांग्रेस और दूसरी पार्टी से बहुत ज़्यादा मिला है, तो वो तो बिल्कुल मनफी हो जाएगा। तो आपको ये देखना है। अच्छा, और फिर अगर जंग होती है तो फिर तो देखिए ना, फिर कौन उसको किस तरीके से रोका जाएगा और उसका क्या फ़ायदा क्या होगा। ये मुझे कोई ऑप्टिमिज्म की बात नहीं होती है, ये ज़रा आप सोचें, ज़रा गहराई से सोचें कि उसको फ़ायदा क्या होगा, ये देखना है। उसको फ़ायदा इस यानी उनकी जो सोच है उसके लिहाज से उनको इसमें फ़ायदा है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करते चले जाएं, पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी हालत को कमज़ोर करते जाएं, पाकिस्तान पर सियासी और स्ट्रेटजिक दबाव जो है वो बढ़ाते चले जाएं, अपने जो उनके दोस्त हैं, जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और हो, पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बढ़ाते चले जाएं। तो ज़रा सोचने की बात है। इसमें देखिए हम लोग जज्बात में और इस कदर इसको सिंपल तरीक़े से हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि ख़ुद हम अपने ही विक्टिम बन जाते हैं अपनी सोच का। तो ज़रा सोचना चाहिए कि आखिर उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ने उसको चैलेंज किया है। पूरे साउथ एशिया में एक ही मुल्क है जो बरसों से 71 साल से जो है इंडिया को चैलेंज कर रहा है, किसी सूरत में उसकी बात मानने तैयार नहीं है और अपनी एक उसने आज़ादी रखी हुई है। सारा बड़ा चैलेंज तो ये है। ये जब पावर में आए थे तो इनका ये मकसद था कि पाकिस्तान के ऊपर मरूब होकर और पाकिस्तान को भी उसी तरीके से डील करेंगे जैसे दूसरे ममालिक को करना चाहते हैं साउथ एशिया की। तो वो तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने देखिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इंडिया के खिलाफ खड़े होकर और मुसलसल दे रहा है। आपकी बात काट रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो पोस्ट पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक जो इन्होंने बालाकोट वाली की, उसके अंदर तो ये जो आप लॉजिक कह रहे हैं, ये उन्होंने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को उस तरीके से गौर नहीं किया। शुक्र है कि कोई मेजर इंटरसेप्शन नहीं हुई है, मगर वो जितना अंदर पाकिस्तान के आ चुके हुए थे, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता था। तो उस वक्त करने से पहले भी उनको ये सारी चीज़ें सोचनी थी। तो वो नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें नहीं सोची गई कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उस रोशनी में ये मैं पूछ रहा था जी। नहीं, देखिए इसका जवाब ये है कि जब ये वाक़या हुआ, चाहे किसने किया वो खुदा जानता है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक वाक़या हुआ, उन्होंने पाकिस्तान पर साला इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने पाकिस्तान पर एक वो तो करना था, लेकिन एक कंट्रोल्ड उन्होंने एक तरीक़े से ये एक्शन लिया और उनको ये इल्म था कि ये आगे बढ़ेगा नहीं। उसके साथ साथ फिर अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कांटेक्ट में रखा और आपने देखा कि अमेरिका ने भी उनको बताया कि किसी सूरत में मामलात को ख़राब ना करना, इसलिए कि इससे हमारा अफ़गानिस्तान का प्रोग्राम बहुत ख़राब हो जाएगा।
और अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो भिड़ जाएं, इसलिए कि वो चाहता है कि इंडिया जो है वो चाइना पर फोकस्ड रहे। तो मेरे ख्याल में हमें ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, इसमें मुबालगा वगैरह की बात नहीं है। इसमें देखिए कि मुबालगा तो जब होता है जब हम मामलात को बिल्कुल सिंपल लेकर और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये मजाक नहीं है, ये बड़ी सीरियस बातें हैं, और इनको अगर आप मीडिया पर इस किस्म से ट्रीट करेंगे तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही तरीके के हैं ममालिक, और इनकी जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल बचकानी है, और इनको ये न्यूक्लियर पावर मिला हुआ है इनको, और ये इसके काबिल नहीं है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और भट्टी साहब, ये जो अभी हम मोदी की बात कर रहे थे तो कल एतजाज़ अहसन साहब का मैंने प्रोग्राम में क्लिप भी दिखाया। एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो ये तजवीज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत में इंडिया के वोटर को फोकस करना चाहिए और उसको हकायक एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में या वीडियोस कुछ बनाकर और मुख्तलिफ ज़बानों में उसको ट्रांसलेट करके वहाँ पर पहुँचानी चाहिए, ताकि वहाँ के वोटर को बताएं कि मोदी तुम्हारे लिए कितना ख़तरनाक है। और ये ज़ाहिर है तभी मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में एक हम पॉलिटिकल एक कंसेंसस भी देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपके ख्याल में क्या जरदारी साहब, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये सब मिलकर इस वक्त मिल बैठें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं, सब लोग बाहर आ जाएँ जो अंदर हैं? कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखिए, एतजाज़ साहब को पहले सिंध से शुरू करना चाहिए, यानी ये तो वो काम है ना करने वाले, क़यामत से 2 दिन पहले तक। यानी आप पाकिस्तान के किसी बंदे को जो आप कह दें कि ये फलां बंदा करप्ट है, इसने ये किया, वो फिर भी नारे मारता, तो आप इंडिया में जाके, यानी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वाया भटिंडा एक लंबा रास्ता पहुंचाने वाली मोदी को है कि पाकिस्तान से जो भी कुछ होगी, जैसे नवाज शरीफ के मुतालिक जब इंडिया के किसी ने कह दिया था कि हमारा एसेट है तो वो नवाज शरीफ के खिलाफ गई थी, तो मोदी साहब को अगर फायदा पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ। वो बताए ना कि आप वो कह रहे थे कि उसका फायदा होगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो रह गए हैं कि नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो सारा फोकस इधर आ गया और इस दौरान में नवाज शरीफ साहब के भी केसेस भूल गए हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी भूल गए हैं, इसका नुकसान होने का भी बहुत ज़्यादा एहतमाल इसलिए है कि इमेजिन करें ना 3-4 माह तक जो है इनके केसेस कोई जिक्र ना हो, और इस दौरान में जो भी है इमरान खान साहब की तारीफ हो रही है, दुनिया भर में तारीफ हो रही है, और सारा फोकस जो है इंडिया के इलेक्शन पे और इंडिया पाकिस्तान रहता है, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सियासी जमात है और वो उनका एक लीडर जेल में है, दूसरा जेल से भी जमानत पे है, केसेस अभी चल रहे हैं, और 3-4 माह अगर उसका जिक्र नहीं होता तो उनके लिए तो मौत है, सियासी मौत है बिल्कुल जो है। मेरा नुकसान ज्यादा है, फायदे वाला आपका पॉइंट भी अच्छा है, मगर नुकसान बहुत ज्यादा, 3-4 माह तक जिक्र ही नहीं हो रहा, तो देखिए वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते ये। सही कह रहे। अच्छा, आज लेकिन अब ये जो इस पर मैं पूछा था, एतजाज़ अहसन साहब ने जो तजवीज़ दिया है, आमिर साहब ना करें यार। अच्छा, इसमें एक और वैसे डिबेट भी है, आसान है, एक और डिबेट भी है। पहले कभी चाय पिला देते थे, वो चाय पीने से जा चुके हैं। वो ये है कि एक और डिबेट भी यहाँ पर पता नहीं लाइटर नोट में कहा जाता है कि मोदी अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। वही रियासतों की मां जैसी वाले। हाँ, वही एक ही एतजाज़ नहीं, ये बाकी डिपेंड करता है कि मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने जो इंडिया को जो नुकसान पहुँचाया है कि उनकी सारा जो सोशल फैब्रिक है उसको हिला के रख दिया हुआ है। सो डिपेंड करता है, मगर मेरा ख्याल है ये इंडियन वोटर पे ही छोड़ दिया जाए कि उन्होंने अपने मुल्क की सियासत कैसे जज करनी है। हम अपने ही, हमारे इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनको संवार दें तो बड़ी बात है, बजाय इसके कि हम यहाँ से बैठे जो है इंडियन वोटर को तालीम दें कि जनाब कैसे हैं। और मैं बिल्कुल इनसे भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी के अंदर ही पहले ही अगर इतनी उनके पास आला स्किल्स हैं कि वो दुश्मन मुल्क के वो भी वोटर को भी समझा सकते हैं कि उन्होंने कौन सा लीडर चूज करना है, तो ये ज़रा आसिफ जरदारी साहब के लिए पंजाब के अंदर करके दिखाएं ना, अपने गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात के अंदर 4 बंदों को कन्विंस करें कि जनाब वो बिलावल के लिए या आसिफ जरदारी के लिए वोट लेके दिखाएं तो हम मान जाएंगे। या एतजाज़ अहसन साहब अपनी सीट लाहौर से जहाँ से वो लड़ते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा बीबी जो वहाँ इलेक्शन लड़ी थी, वो कोई 400-500 वोटर जो है ना टोटल वोट मिले थे, और वो ढूंढे जा रहे हैं कि वो भी कौन थे। तो अपनी सीट जीत लें या बिलावल साहब को दिलवा लें, अगर उनकी इतनी ज़बरदस्त स्किल्स हैं कि वो वोटर की साइकी भी पढ़ लेते हैं और बता सकते हैं कि वो उसको मोदी को कैसे हराया जा सकता है, तो ये लोकल भी उसका इस्तेफादा होना चाहिए। लेकिन ये भी कह लें कि सिंध में बता दें यार ये भुट्टो की पार्टी थी, ये जरदारी साहब के पास आ गई, मशकूक वसीयत कहाँ से,
बहुत सारे उनके पास काम है अगर वो कर लें तो। और वो 500 जैसे वो 500 ढूंढ के उनके फायदे के लिए कोई दस्तरखान वगैरह लाए जिन्होंने इनको वोट। लेकिन इमरान खान की रेटिंग जो है वो बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि इमरान खान को कोई 1-1.5 महीना पहले तक हम सुन रहे थे कि जी ये हुकूमत नहीं चल सकती, जरदारी साहब कहते हैं भाई ये इन्होंने नहीं चलना, ये आज गए कल के, सनाउल्लाह कह रहे थे कि मार्च में देखिएगा इनके खिलाफ क्या होता है। वो सारी आवाजें बंद हो गई, तो इमरान खान को तो अल्टीमेटली इसका कोई अनडाउटेबली वहां से शुरू हुआ था जो क्राउन प्रिंस का दौरा था, वहां से ये शुरू हुआ और फिर मोदी ने खैर एक नहीं मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से मोदी साहब ने रात को कहीं बातचीत की होगी कोई एक ये भाई तेरी तुझे निकालूं इसमें से ये चले बहुत शुक्रिया। पनामा से पुलवामा तक बहुत शुक्रिया आपका बड़ी साहब प्रोग्राम में। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।